मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम से। बेटा आज की क्लास के अंदर हम एनईडी के 2014 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। बाय द वे मैंने कंप्यूटराइज पेपर्स 2020 से ऑनवर्ड तमाम सॉल्व करवाए हुए हैं, उनके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है कि एनईडी कंप्यूटराइज पेपर्स 2003 से ऑनवर्ड जितने पेपर्स हैं आजकल मैं वो सॉल्व करवा रहा हूं, जिसके अंदर अब हमारे पास 2014 का पेपर आ रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस पेपर के अंदर गिवन है, तो बात का आगाज हम लोग इसी एमसीक्यू से कर रहे होंगे कि पहला एमसीक्यू मेरे पास क्या आता है। एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई लिमिट तुम्हारी थीटा अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो साइन थीटा बाय थीटा किसके बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर और आपके पास साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन आ जाए, ऑलवेज रिमेंबर इसका आंसर क्या होता है, हमेशा वन के बराबर होता है। आपको वैसे ही याद होना चाहिए। सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि जब आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे। उसके बाद जब आप अपनी लिमिट को अप्रोच करवाने को ऊपर अप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन आ जाएगा। सिमिलरली दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास टेंजेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन भी आ जाए और आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तब भी आंसर वन होगा। वाइल कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर और अगर आपके पास कॉस थीटा बाय थीटा आ जाए, उस सूरत के अंदर आंसर जीरो के बराबर होता है। तो तीन बेसिक चीजें होती हैं जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिन बच्चों ने मुझसे तैयारी करी है, जो मेरे शागिर्द हैं, वही वो जानते हैं कि इसको तो मैंने शॉर्टकट में पढ़ाया हुआ होता है। आपके पास एक रैशनलाइज फंक्शन आ रहा है, आपके पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर आ रहा है कि भाई आपके पास कैसा वैल्यू गिवन है, रैशनल वैल्यू गिवन है। यानी कि देखो आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है कभी भी अगर इन्फिनिटी के ऊपर, और अगर आपको कभी भी इस तरह का फंक्शन गिवन है, रैशनल फंक्शन के आपके पास अलजेब्रिक टर्म के अंदर ऊपर भी कोई ना कोई अलजेब्रा की टर्म आ रही है और नीचे भी देखो बेटा मेरे पास क्या आ रही है, अलजेब्रिक वैल्यू आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो आपके पास फंक्शन की हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है पूरे फंक्शन के अंदर ढूंढना है। पूरे फंक्शन में देखो हाईएस्ट पावर फंक्शन कौन सा है। आप तमाम लोग बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है, ऐसा ही है ना मेरा बेटा। आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ऊपर भी और नीचे भी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 5। विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन होता 7x³ प्लस का 4x² माइनस का 3x, और नीचे डिवीजन के अंदर होता 6x⁴ माइनस का 7x² प्लस का 4x³। और अगेन अगर मेरी लिमिट कहां अप्रोच कर रही होती, मेरी लिमिट अप्रोच कर रही होती x की इंफिनिटी के ऊपर, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी आपके पास रैशनलाइज फंक्शन आ जाए, लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, सबसे पहले देखो कि पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है। जैसे कि मुझे साफ तौर पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि मेरे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, एक्स की पावर क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर 4 मौजूद है। तो भाई एक्स की पावर 4 हाईएस्ट पावर वेरिएबल है। तो अब आपने करना क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल होता है ना, उसका कोफिशिएंट ऊपर भी देखते हो नीचे भी देखते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो मजे की बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर कहीं पे भी एक्स की पावर 4 नहीं मौजूद। इसका मतलब ऊपर क्या होगा, 0 × x⁴ होगा ना, यानी कि एक्स की पावर 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। और नीचे डिवीजन के अंदर देखो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 6 के बराबर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर। ये कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं और जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई ये लिमिट्स के अंदर शॉर्टकट मैंने पढ़ाई भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी भाई याद करके रख लो, ये तो इतनी बार एनईटी के अंदर रिपीट होता है वाला क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 1 माइनस का कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, कहता है सॉल्व करके बताओ। तो भाई इसको सॉल्व करने की बेसिकली लॉजिक क्या होती है कि पाइथागोरस आइडेंटिटीज या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि यार दुनिया में कभी भी साइन स्क्वायर अगर थीटा आ रहा है ना, तो आप इस फॉर्मूले को ओपन करवाओगे। कैसे ओपन करवाओगे, ये ओपन होता है हमारे पास 1 माइनस का कॉस 2 फॉर्मूले का थीटा यानी कि एंगल डिवीजन में 2 का 2। सिमिलरली आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो ये बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो सेम काम बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, तो हमने यही करना है कि भाई इसको ब्रेक करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो बेटा 1 माइनस का ये कॉस 4 थीटा को अगर मैं ब्रेक करवाऊं तो ये बन जाएगा कॉस 2 इंटू 2 थीटा, और नीचे डिवीजन में क्या है 2 का 2। अब देखो मुझे पता है कि भाई ये मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, कि भाई जब इसको क्लोज करवाऊंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा साइन का साइन, ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, और एंगल क्या है 2 थीटा का एंगल है, तो मेरा आंसर ये होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे सॉल्व किया इसकी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है साइन स्क्वायर 3 थीटा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो आप हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का
cos 2। भाई ये 2 जो होता है ना ये इस फॉर्मूले का है, और जो भी आपका एंगल आ रहा है वो अंदर आ जाएगा, नीचे डिवीजन में 2 का 2 आ गया, सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो ये इस तरीके से ओपन होता है। तो सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे करा कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको ओपन करके गिवन है, आपने क्लोज करवाना था, आपने क्लोज करवा दिया। अच्छा भाई मजे का काम है भाई, ये बहुत मजे की चीज होती है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। चाहो तो इसको विद इन सेकंड में कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, अदरवाइज यू नीड टू सॉल्व ऑन पर्टिकुलर, हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे, cos की पावर 4 का क्वेश्चन आ रहा है। अरे मेरे प्यारे बेटे, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है, रिडक्शन फॉर्मूला। वो तमाम बच्चे जो मुझसे इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं उनको मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है। देखो कैलकुलेटर का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर सिर्फ एनईडी के अंदर अलाउ होगा। मैंने बाय द वे अपनी कंप्यूटराइज की कैलकुलेटर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सॉल्व करना सिखाया हुआ है कैलकुलेटर के ऊपर भी। मगर अगेन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फास्ट एज वेल, या फिर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द दाऊद और केयू एज वेल, तो खुदारा मैं आपको मशवरा दूंगा कैलकुलेटर को अपने हाथ भी नहीं लगाना। इसकी मैंने तमाम बच्चों को एक शॉर्टकट पढ़ाया था कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी जीरो से लेके अगर पाई बाय 2 की आपको लिमिट गिवन है। ये तो भाई मैंने अभी जो मेरे बैच में स्टूडेंट्स हैं जानते हैं, मैंने ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स के अंदर ये वैलीज शॉर्टकट आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। वैलीज शॉर्टकट के ऊपर विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा ये क्वेश्चन फास्ट में बहुत आता है, नस्ट में बहुत आता है। और ये देखो एनईटी के अंदर भी आया हुआ है, जीरो से लेके पाई बाय 2 की लिमिट गिवन है। अब जो नल्ला बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, भी नल्ला बच्चा हमारा मासूम सा, वो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेगा। अच्छा बच्चा क्या करेगा, चुटकी बजा के वैलीज ट्रिक पे सॉल्व कर लेगा। वैलीज ट्रिक क्या कहती है कि भैया तुम्हारे पास कभी भी अगर इवन पावर आ रही हो इधर साइन पे या इधर कॉस के ऊपर, तो भाई देखो यहाँ पे कैसी पावर आ रही है, 4 कैसी पावर है, इवन पावर है। तो अकॉर्डिंग टू वैलीज शॉर्टकट को अगर आप अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, जीरो से लेके पावर 2 की लिमिट्स गिवन है, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। कहां तक की मुझे देखो वैल्यू निकालनी है, पावर 4 गिवन है। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n, यानी कि मेरी सीरीज कहां तक जाएगी, मेरी सीरीज जाएगी 4 में से 1 या 3 और नीचे 4 तक। यानी कि मेरे पास देखो कभी भी अगर पावर इवन होती है ना तो ऊपर हमेशा हमारे पास ऑड सीरीज ओपन होगी, नीचे हमारे पास इवन सीरीज ओपन होगी। तो ऑड सीरीज क्या बन जाएगी भाई, ऑड सीरीज का मतलब है 1, आगे 3, 3 पे ले जाकर रोक दूंगा क्योंकि लास्ट टर्म 3 है। नीचे डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, 2 आएगा, इवन सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, फिर 4 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा लास्ट में पाई बाय 2 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पाई, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर जैसे यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेटर अलाउ है तो उस पर निकाल लो, अदरवाइज आप कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड्स के अंदर। सर कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करेंगे, अरे भाई सिंपल, आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं होती, आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपके पास सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेटर के ऊपर तो विद इन सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, लेट्स सपोज 0.589 के बराबर। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो कि भाई कैलकुलेटर बगैर कैसे सॉल्व होगा, तो वो भी सिखा देता हूँ कि भाई 3 अंदर का अंदर गया, 16 बाहर है। पहले एक काम कर लो ना, पहले एक आसान सा काम कर लो कि भैया 3 और पाई को मल्टीप्लाई कर दो। पाई किसके बराबर होता है, पाई बराबर होता है 3.142 के, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बन जाएगा 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जार 3 और 1 4 का 4 और 3 3 जार 9 का 9। अब देखो डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद था, डेसिमल आपके पास था 3 प्लेसेस के बाद, तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ गया। अब यानी कि ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है 9.426 और नीचे डिवीजन के अंदर क्या था, 16। अब देखो मुझे पता है कि 16 जो है ना 9 से छोटा नंबर है, इसका मतलब सॉरी 9 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या है कि भाई अभी कैंसिल आउट नहीं करवा सकते, तो आप डेसिमल लोगे, 0 पॉइंट डेसिमल, तो ये जो पॉइंट था ना ये आगे बढ़ गया, 94 बन गया। 16 के टेबल में 16 फोर दर क्या होता है, आपको जो बच्चे फास्ट या नस की तैयारी करते हैं उनको बेसिक फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। 16 फोर दर डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए बराबर होता है 64 के। कैसे, 6 फोर दर 24 का 4, 2 कैरी 4 ऑन द 4 और 2 का इजाफा 6, नहीं उससे बड़ा नंबर चाहिए होगा। 16 फाइव दर क्या होगा, 80 होगा, और 16 सिक्स दर तो उससे ही बड़ा नंबर हो जाएगा 96। यानी कि हमें 16 फाइव दर चाहिए होगा, क्योंकि देखो ना 16 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 5 6 दर 30 का 0 3 5 अंदर 5 6 7 और 8, तो यानी कि 80 बनेगा ना ये। इसका मतलब क्या 16 5 के ऊपर चाहिए होगा, तो ये आ गया मेरे पास 80 का 80। 94 में से अगर मैं 80 को माइनस करूंगा तो ये बनेगा तकरीबन 14, क्या बनेगा 14, तो नीचे बच गया 14, और फिर ऊपर क्या है 0.426 ऊपर डेसिमल वाला मौजूद है, सही है ना, तो ऊपर वाला नीचे उतार दो। अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर सॉल्व हो रहा होगा, यानी कि देखो ऑप्शंस के अंदर आप विद इन सेकंड में पिक कर सकते हो। अगर आपने एक डिजिट को भी सॉल्व कर लिया यानी कि 0.5 आपके पास आ रहा है, आगे फर्दर सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन 0.5 का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज अगर कैलकुलेटर में भी सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर के ऊपर लंबा काम होगा। वैलीज शॉर्टकट भाई आपको याद होनी चाहिए कि कभी भी अगर आपकी लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 के दरमियान होती है और साइन या कॉस के ऊपर इवन या ऑड पावर होती है, वेरी शॉर्टकट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई जो बच्चे मेरे पास मौजूद होते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होते हैं, दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं कितनी सारी शॉर्टकट पढ़ाता हूँ बच्चों को जो आपको किसी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के अंदर, दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिलेगी। इतनी कम कीमत के ऊपर 70,000 80,000 रुपए बेटा बैच की फीस लोगों ने रखी हुई होती है। तो भाई लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच बेटा 24-24 हजार रुपए का बेच रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आपके पास 7,000 रुपीज के अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, और इतनी कम कीमत के ऊपर इतनी बेस्ट फैकल्टी आपको पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। इतनी
एक्सपीरियंस और इतनी बेस्ट फैकल्टी जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइव कवर करवा रहे होते हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि भाई कैलकुलेटर पे जाओ, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, अदरवाइज मैंने शॉर्टकट पे आपको बता दिया। तो भाई वैल्यू शॉर्टकट बड़ी काम की ट्रिक होती है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 7, यानी कि देखो बेटा आपको जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म गिवन है 7 के बराबर, और लास्ट टर्म आपको गिवन है जीपी के अंदर टीएन की वैल्यू आपको गिवन है 448 के बराबर। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई सम गिवन है आपके पास 889 के बराबर, कहता है तो कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कि आप पहले गौर से क्वेश्चन की लॉजिक को समझो। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई मैंने जो है ना तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि भाई तुम्हारे पास जो है ना सम ऑफ द जीपी है और सम ऑफ द जीपी की वैल्यू दे दी। मैंने तुम्हें लास्ट टर्म बता दी कि भाई तुम्हारे पास लास्ट टर्म क्या है उस जीपी के अंदर, आपके पास लास्ट टर्म आ रही है जीपी के अंदर 448 के बराबर, और उस सीरीज की मैंने तुम्हें फर्स्ट टर्म भी दे दी। आगे एग्जामिनर मासूमियत से कहता है कि भाई अगर मैंने तमाम काम आपको दे दिया ना, तो अब बताओ कॉमन, देखो वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे मैथ्स की तैयारी कर रहे होते हैं उनको मैंने एक शॉर्टकट सिखाई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है जीपी के अंदर, तो हमेशा शॉर्टकट को यूटिलाइज किया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। शॉर्टकट क्या कहती है, शॉर्टकट कहती है कि भाई एस एन इज इक्वल टू आर एल माइनस का ए डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। इस शॉर्टकट को कहीं पे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जीपी के लिए। कभी भी अगर दुनिया के अंदर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन होगी, तो हमेशा हम इस शॉर्टकट को यूटिलाइज करते हैं। इस शॉर्टकट के अंदर देखो है क्या, आपके पास आर का मतलब कॉमन रेशियो, एस एन का मतलब जो भी सम है वो उसकी वैल्यू, एल का मतलब क्या होता है सीक्वेंस की जो भी लास्ट टर्म है, ए का मतलब सीक्वेंस की जो भी पहली टर्म है। तो इसके अंदर वैल्यूज को प्लॉट करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, एस एन की जगह पे आ जाएगा 889 इक्वल टू के बाद आर का आर, एल यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, आपको गिवन है 448 के बराबर, माइनस का ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की जगह पे 7 आ जाएगा। नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, आर माइनस का 1, सिंप्लीफाई से करवा लीजिए भाई। देखो ये आर माइनस का 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 889 से, तो 889 आर से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 889 आर माइनस का 889 इक्वल टू के बाद देखो ये क्या बन गया, इधर मेरे पास मौजूद है 448 आर माइनस का 7। एक जैसी टर्म्स को मैं एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, देखो जो आर वाली वैल्यूज है ना उनको एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये 889 जो सिंपल है कांस्टेंट है उसको दूसरे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 889 आर माइनस का 448 आर इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 7, और ये नेगेटिव का 889 जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का 889 बन जाएगा। तो भाई 889 में से अगर आप 448 को माइनस करो तो किसके बराबर आएगा, जरा माइनस करके चेक कर लीजिए क्या बनता है। भाई अगर कैलकुलेटर के बगैर करना चाह रहे हो तो मैं हाथ से करवा देता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। कैलकुलेटर सिर्फ ये मजे एनईडी वाली साइड के ऊपर है, किसी और यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होते। तो 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 441 आर, नेगेटिव का 7 प्लस का 889 क्या होगा, नेगेटिव का 7 प्लस का 889 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 882 पॉजिटिव का। अब देखो 441 यहाँ पे मल्टीप्लाई और आगे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 882 डिवाइडेड बाय 441। 441 का डायरेक्टली मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 441 जार 2 जार 82 के बराबर होगा, यानी कि आपके पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपके पास आर की वैल्यू बराबर आ गई 2 के। आपके पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स अब बच्चों की तरह निकाल सकते हो कैसे, कि भाई आपने ये वाला काम कर लिया, अब नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होगा, हमें मालूम है भैया नंबर ऑफ टर्म्स जीपी के अंदर निकालने का फॉर्मूला होता है टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का 1। तो बेटा टीएन की वैल्यू क्या गिवन थी, टीएन की वैल्यू गिवन थी 448, ए किसके बराबर है, ए बराबर है 7 के, आर की वैल्यू बाई 2 के बराबर, पावर में एन माइनस का 1। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 448 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 7 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता। 7 के टेबल में 7 5 35 एंड 7 6 दैट इज 42, दो कैरी किया ना 8 के बाद 28 आता है, 7 4 दैट इज 28, तो क्या बन गया, ये बन गया 64 इज इक्वल टू 2 की पावर के अंदर n माइनस का 1। 64 2 की किस पावर पे आपको मिलता है, देखो कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो वैल्यूज आ रही है और उसके ऊपर कोई पावर के अंदर आपके पास कोई अननोन है, सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है कि भाई 64 को ब्रेक कर दो, 2 की किस पावर पे 64 मिलता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 आपके पास होता है, अल्लाह भला करे 64, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर इक्वेट हो जाती है, तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस का 1, इट शुड बिकम पॉजिटिव का 7, तो आपके पास n का आंसर क्या आ जाएगा 7 के बराबर, यानी कि आपके पास 7,2 आपका आंसर होगा, 2,7, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भैया इफ ओमेगा 99 फाइंड द वैल्यू ओमेगा 99 ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि भाई कभी भी आपके पास ओमेगा का क्वेश्चन आ जाए इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट होती है। देखो मेरे तमाम शागिर्दों एप्टीट्यूड के अंदर कोई बंदा आपको जो है ना इतनी डिटेल के अंदर इतनी मजे से इतनी तरीके से नहीं
पढ़ा गया, इस तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। सो भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं विद शॉर्टकट्स विद तमाम चीजें, तो भैया बैच को लाजमी तौर के ऊपर ज्वाइन करें। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि मेरे प्यारे बेटे, आपको ना सिर्फ एनईटी की तैयारी होगी, बल्कि एनईटी के साथ आप पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उसकी तैयारी भी शामिल होगी। तो इसका मल्टीपल फायदा होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, तमाम टेस्ट लिए जाते हैं ऑनलाइन बेस्ड, हर चीज आपकी प्रोवाइड की जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ओमेगा की पावर 99 को सॉल्व करना है। विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है कि देखो कभी भी ओमेगा की पावर में कोई भी वैल्यू आ रही हो, सिंपल तरीके से उसका इंडिविजुअल सम ले लो। तो 9 प्लस 9 क्या बन गया, आपके पास ये बन जाएगा 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आपने करना क्या है, जो भी वैल्यू आई उसको 3 पे डिवाइड करवा दो। तो क्या बन जाएगा, 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, 3 6 18। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। यानी कि जो भी आपका रिमाइंडर आया ना, एक दफा ओमेगा लिखो, उसकी पावर में लिख दो, ओमेगा की पावर 0 बन गया। यानी कि आंसर क्या होगा, ओमेगा की पावर 0। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ जाए ना, इसका मतलब क्या होता है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब भी क्या होगा, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व होगा। जो कहते हैं ना कि भाई एप्टीट्यूड बड़ी मुश्किल है, किसी फलानी कोचिंग सेंटर से पढ़ लो, कोई बेकार कोचिंग सेंटर अपने मर्जन को रिकमेंड कर रहा है, उसको बताओ सर हाशिम ने फ्री में भी तैयारी करवाई हुई है भाई, सर हाशिम ने फ्री में भी सबके लिए सब चीजें डाली हुई है, बच्चों वाला काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मेरा बेटा क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7, इसको मार्क कर लो, इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। भाई ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिटर्मिनेंट के ऊपर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। याद रखिएगा बेसिक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, कभी भी अगर आपके पास एक कॉलम 1 1 आ रहा हो, दूसरे के अंदर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन हो ABC, और थर्ड के अंदर आपके पास उनके अपोजिट सम गिवन हो, जैसे B+C, C+A, A+B, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या होता है, 0 के बराबर। क्योंकि डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आप करोगे क्या, सबसे पहले नंबर के ऊपर, अगर इसको नॉर्मल मेथड में आपको बताऊं ना सॉल्व करने का, हम सॉल्व कैसे करते हैं कि भाई सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम्स को आपस में पहले ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पे भी हमारे पास A+B+C बन जाए, यहाँ पे भी हमारे पास देखो A+B+C बन जाएगा, यहाँ पे भी A+B+C बन जाएगा। फिर आप एक कॉलम को पूरा कॉपी कर दोगे, तो यहाँ आप कॉमन ले लोगे, तो फिर आपके 1 1 1 आ जाएगा। और दुनिया के अंदर कभी भी आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर दो कॉलम सिमिलर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर। तो इस मैट्रिक्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की शॉर्टकट क्या है, कैसे पिक करोगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व कैसे करना है, कि देखो यहाँ पे आपके पास जो भी सेकंड कॉलम में वैल्यू आ रही है, थर्ड के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो आपके पास देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वो इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वो इस सम में एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी कि देखो जब आप इन सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का सम लोगे ना, तो यहाँ पे तीनों के अंदर A B C बन जाएगा, यानी कि A+B+C बन जाएगा तीनों के अंदर। फिर डायरेक्टली आप उस कॉलम को कॉमन ले लोगे, तो 1 1 आ जाएगा, और दो कॉलम सिमिलर हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसको डायरेक्टली जहन में बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 3,3 टू अ सर्कल 3x² + 3y² + 3x + 3y + का 9 = 0। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L = अंडर रूट के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो कि बराबर होती है x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस के ck। यानी कि ये फॉर्मूला होता है हमारे पास दुनिया के अंदर लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है बेटा, ये आपके पास x और y है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव का g और पॉजिटिव का f। तो वो निकालने के लिए आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन है ना, हम वहां से निकालेंगे। जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है बेटा, यहां से आप क्या निकालोगे, प्लस का g और प्लस का f। तो अगर कभी भी सर्कल की इक्वेशन से आपको प्लस का g और प्लस का f चाहिए होता है ना, तो इसको निकालने की शॉर्टकट है। मगर वो शॉर्टकट उस वक्त अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास यहाँ पे x² और y² सर्कल के क्या होने चाहिए, 1 के बराबर। अभी यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है, यानी कि अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं गिवन। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन लूंगा, और उसको 0 से डिवाइड करवा के खत्म करवा दूंगा। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस का y² प्लस का x प्लस का y, आगे हो जाएगा प्लस का 3 3 9 = 0। यानी कि हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन में से लेफ्ट हैंड साइड से 3 कॉमन लिया, जो 3 कॉमन लिया होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहां पे 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ना मेरा बेटा, ये आपके पास सर्कल की जर्नल फॉर्म में इक्वेशन एक आ गई है। क्या आ गई है, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन एक आ गई है सर्कल की जर्नल फॉर्म के अंदर। तो अब आप यहां से प्लस का जी और प्लस का एफ निकालोगे। प्लस का जी और प्लस का एफ निकालने के लिए जो भी आपके पास एक्स और वाई के सिंगल वेरिएबल्स होते हैं, उनको डायरेक्टली आप पॉजिटिव के 2 पे डिवाइड करवा दोगे, तो आपको डायरेक्टली पॉजिटिव का जी और पॉजिटिव का एफ मिल जाएगा। याद रखिएगा सेंटर निकालने के लिए -2 से डिवाइड करते हैं, और प्लस का जी प्लस का एफ निकालने के लिए प्लस के 2 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा देखो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1,2 और 1,2, क्योंकि देखो x/2 का मतलब क्या, हाफ, और y/2 का मतलब क्या, हाफ। यानी कि आपके पास g, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, हाफ के बराबर। सही है ना बेटा। अब आपने सिंपल इस इक्वेशन के अंदर तमाम वैल्यूज को डाल देना है। तो भाई देखो मेरे पास सिंपल x की वैल्यू क्या है, x बराबर है हमारे पास 3 के, तो 3 का स्क्वायर बन गया, y भी बराबर है 3 के, 3 का स्क्वायर बन गया।
आगे हो जाएगा 2 का 2, जी की वैल्यू क्या है, जी बराबर है हाफ के यानी कि 1/2 के, एक्स की वैल्यू है 3 के बराबर। आगे क्या हो जाएगा +2 एफ है, तो भाई देखो मेरे पास 2 का 2 इट इज, एफ की वैल्यू क्या है, एफ बराबर है अगेन मेरे पास 1/2 यानी कि हाफ के। और हमारे पास सिंपल तरीके से y बराबर है 3 के, और फिर आगे आ रहा है +c। +c कांस्टेंट क्या है, ये वाली जो वैल्यू होती है, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है इक्वेशन के अंदर, ये कांस्टेंट होता है +c यानी कि 3 के बराबर है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9 +3 का स्क्वायर 9 +3 3 दफा 3 आ गया, तो क्या बन गया, ये हो गया भैया 9 + 9 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो 18 प्लस का 9 किसके बराबर होगा बेटा, अगर आप 18 के अंदर 9 का इजाफा करोगे तो 24 बन जाएगा, है ना भैया। अगर मैं 18 के अंदर 9 का इजाफा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 24 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 27 के बराबर होगा, आई एम सो सॉरी, किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा ना। 18 प्लस का 9 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √27 के बराबर। तो अब √27 की आप वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। अच्छा अब देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे चालाकी करी हुई है, आपको एक आंसर ये दिया है, एक आंसर ये दिया है, एक आंसर ये दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एग्जामिनर बेसिकली आपसे गेम खेलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, आपको जो है ना वो वाला आंसर नहीं दिया हुआ, डेसिमल में आंसर्स गिवन है। तो भाई ये चीज मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कभी भी आपको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अगर √27 की वैल्यू निकालनी, ऑल्दो एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ है, मगर कुछ लैब्स में छीन लिया जाता है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कैलकुलेटर बगैर मैथ्स आनी चाहिए। अब देखो इस चीज को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करोगे, देखो √27 की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर निकालनी है ना, तो 27 से पहले का परफेक्ट रूट देखो कौन सा होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है यानी कि √25, तो √25 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल 5 के बराबर, डेसिमल लगाओ। 27 से लेके 25 के दरमियान कितना गैप होता है, 27 से लेके 25 के दरमियान 26 27 दो का गैप होता है, यानी कि आपके पास √27 का आंसर क्या होगा, 5.2 के बराबर, विद इन सेकंड्स में आंसर आ गया। तो 5.2 से करीब तरीन आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को, विद इन सेकंड्स के अंदर, समझो बेटा कि देखो कभी भी अगर आपके पास एक ऐसा नंबर गिवन है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको आप कैलकुलेटर बगैर इसका रूट निकालना चाह रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा आपने क्या करना है, जो भी आपको रूट की वैल्यू गिवन है ना उससे पहले का परफेक्ट रूट देखो। तो √19 से पहले परफेक्ट रूट क्या होता है, √16, √16 बराबर होता है 4 के, डेसिमल लगाया। अब √19 से लेके √16 के दरमियान कितना डिफरेंस मौजूद है, जाहिर सी बात है 16 17, 16 17 17 से 18, 18 से 19, 3 का मौजूद है, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.3 के बराबर, सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल चीज ही नहीं है इसके अंदर मेरा बेटा। बच्चे बच्चे हमारे मुल्क के सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना बेटा, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना। हमारे पास सिंपल तरीके से √16 से लेके 19 के दरमियान कितना गैप है, 3 का, तो 4.3 मेरा पर्टिकुलरली आंसर हो जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व किया, देखो आपके पास सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, मगर चूंकि 3 की फॉर्म में आ रही थी, हमें मालूम है सर्कल की जनरल इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर होता है। सबसे पहले आपने 3 कॉमन ले लिया, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करा, उसके बाद आपने प्लस का जी और प्लस का एफ निकालने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करवाया, और उसके बाद देन आपने सिंपल तरीके से वैल्यूज को उठाकर हमें प्लॉट करा, सिंप्लीफिकेशन करवाई, तो एग्जामिनर डेसिमल में आंसर मांगा हुआ था, तो कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो बल्ले बल्ले हो गए आपके लिए, अदरवाइज हाथ पे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता था इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1,5 एंड -2,3। इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, और उस सर्कल की इक्वेशन के ऊपर उसने आपको डायमीटर की वैल्यू दे दी है। डायमीटर बेसिकली क्या होगा, ये वाले पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है और ये वाले पॉइंट की आपको वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन है 1,5, एक पॉइंट आपको गिवन है -2,3। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई इन चारों में से किस सर्कल के ऊपर ये दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो ये तरीका कि भाई चूंकि मुझे पता है कि मेरे पास सर्कल के ऊपर डायमीटर की वैल्यूज गिवन है, तो भाई मैं यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट अप्लाई करते हुए मैं सर्कल का सेंटर निकाल लूं, और फिर बारी बारी चारों इक्वेशंस पे देख लूं कि मुझे सर्कल का सेंटर कहाँ पे अचीव हो रहा है, तो डायरेक्टली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा लंबा काम कौन सा है, जुगाड़ू मेथड, कि आप बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स को उठा के चारों इक्वेशंस के अंदर प्लॉट करो, पहले इस इक्वेशन में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और चेक करो कौन सी इक्वेशन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, जो लंबा काम होगा। तो आसान शॉर्टकट क्या है कि भाई मैं सिंपल तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मुला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि डायमीटर गिवन है ना मुझे, तो डायमीटर का जो सेंटर होगा वो मेरा सर्कल का सेंटर होगा। तो भाई डायमीटर का हाफ क्या कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है भाई, आपको एक पॉइंट गिवन है, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, तो मैं डायरेक्टली सर्कल का सेंटर निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों डायमीटर के जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मुला क्या कहता है, x1 + x2, तो बेटा x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू मेरे पास -2 है, नीचे डिवीजन में 2 का 2, तो 1 - 2 ये आ जाएगा -1/2, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हम y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 5 + का 3 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है 4, यानी कि 8/2 4 8 होता है ना, तो आपका 4 आ गया। आपको ये पॉइंट जहां पे मिल रहा होगा सेंटर का, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब
देखो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो वैसे ही मेरा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव का एक्स और पॉजिटिव का 8y गिवन है, ये करेक्ट नहीं है। दूसरा वाला आंसर भी मेरा गलत होगा, क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट मैंने अपने तमाम शागिर्दों को सिखाई भी होती है कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी दुनिया के अंदर इक्वेशन आ रही है सर्कल की, और आप चाहते हो कि भाई सर्कल का क्या निकाल लो, सर्कल का सेंटर निकालना चाह रहे हो, सर्कल का सेंटर विद इन सेकंड्स के अंदर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है कि सिंपल तरीके से जो भी आपके पास सिंगल वेरिएबल एक्स और सिंगल वेरिएबल वाई आ रहा है, इन दोनों को -2 के ऊपर डिवाइड करो, आपको चुटकी बजा के जो है ना सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा एक्स को भी और वाई को भी, तो मेरे पास सर्कल का सेंटर आता है डेट इज नेगेटिव का जी कॉमा नेगेटिव का एफ। अभी मेरे पास यानी कि सर्कल के सेंटर की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव का हाफ और 4, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में। तो देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर क्यों नहीं होगा, मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि देखो मुझे पता है जब मैं नेगेटिव हाफ पे डिवाइड करवाऊंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, यानी कि गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव का एक्स है तो इसको भी करवाऊंगा तो मुझे पता गलत हो जाएगा। हाँ, इसको देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी के अंदर एक्स वाली टर्म को -2 पे डिवाइड करवाता हूँ और वाई वाली टर्म को भी -2 पे डिवाइड करवाता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव का हाफ और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2 4 8। तो देखो यहाँ से मुझे ऑप्शन नंबर डी से मुझे करेक्ट सर्कल का सेंटर मिल रहा है, जो सेंटर मुझे यहाँ पे भी अचीव हो रहा था। तो विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। भाई ये शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेरे शागिर्द होते हैं उन्हें पता है कि भाई मैं नॉर्मल जुगाड़ू एप्टीट्यूड टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाता जिनको एप्टीट्यूड पढ़ाने का तजुर्बा ही नहीं होता। तो भाई मैं हमेशा अपने शागिर्दों को एप्टीट्यूड ट्रिक्स के ऊपर पढ़ाता हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट योर इंटरमीडिएट और ए लेवल साइड। एप्टीट्यूड के अंदर ट्रिक्स होती हैं और ये ट्रिक्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो किसी बेकार महंगे कोचिंग सेंटर के अंदर, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन इजीली ज्वाइन दी बैच, और इसकी फीस बहुत ही कम होती है और इसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटी से आपकी तैयारी कवर करवाई जाएगी। इन्हीं एक दफा के वन टाइम फीस के ऊपर, वन टाइम पेमेंट के ऊपर तमाम लाइव क्लासेस होंगी, और आपको पाकिस्तान की कोई फैकल्टी इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं करवाएगी। मैं आपको इसकी बहुत तरीके से गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनकेस किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि भाई देखो आपको डायमीटर का पॉइंट गिवन है, तो आपको पता है कि भाई डायमीटर का मतलब क्या होता है, सर्कल के एंड पॉइंट। तो आपने सिंपल तरीके से क्या करा, आपको देखो डायमीटर के 2 पॉइंट्स गिवन थे, आपने मिड पॉइंट फॉर्मुला अप्लाई करके सर्कल का सेंटर निकाल लिया और चारों इक्वेशन के ऊपर चेक कर लिया बारी बारी के भाई यहाँ से सेंटर क्या क्या आ रहा है। जैसे पहली इक्वेशन से आपको सर्कल का सेंटर क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से आपको सर्कल का सेंटर मिलेगा नेगेटिव का हाफ कॉमा नेगेटिव का 4। इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर क्या मिलेगा, अगर -2 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये मिलेगा आपको पॉजिटिव का हाफ कॉमा नेगेटिव का 4। इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पॉजिटिव का हाफ कॉमा पॉजिटिव का 4। तो खाली आपके पास यहाँ से थर्ड जो फोर्थ इक्वेशन आ रही है, यहाँ से खाली आपको नेगेटिव का हाफ कॉमा पॉजिटिव का 4 मिलेगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर, और वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10y प्लस का 13 इक्वल टू 0, देन एसेंट्रिसिटी विल बी डैश। अब देखो कभी भी कोई नॉर्मल टीचर जो होगा ना, ट्यूशन वाला बाजा है बाजी होगा, वो आपको पढ़ाएगा कि भाई इसको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे अप्लाई करो, एलिप्स का क्वेश्चन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के लिए ब्ला 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 ब्ला। भाई मेरे बच्चे जानते हैं इसकी शॉर्टकट मैंने सिखाई भी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो भी टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ रही है एलिप्स के अंदर, हमेशा उनके कोफिशिएंट्स को देखो बड़ी वैल्यू किसके साथ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपके पास 4 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसका मतलब आपके पास मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स कहां पर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर यू कैन इजीली पिक के बेटा आपके पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और ये है कि भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज साफ तौर पे दिख रही है, और वो चीज क्या है कि भैया मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखो ये कैसे पिक करा, कभी भी आपके पास एलिप्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं गिवन ना, तो आपके पास जो भी बड़ी सी इक्वेशन आ रही है, यानी कि एलिप्स का सेंटर अगर आपके पास ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो एलिप्स का सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है तो बड़ी सी इक्वेशन आ रही है, तो जो भी इक्वेशन आ रही होगी ना हमेशा उसमें देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की वैल्यू को, जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट में से बड़ी नंबर है वो आपका ए स्क्वायर होता है, छोटा नंबर बी स्क्वायर होता है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर तो आपके पास बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ है तो उसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ दी आपके पास सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर नहीं है और मेजर एक्सिस आपका एक्स का है। और एसेंट्रिसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एलिप्स के केस के अंदर शॉर्टकट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करवा दो आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 1 के, और नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर यानी कि 4। सिंप्लीफाई करवाओगे तो ऊपर आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 के बराबर, नीचे डिवीजन में 4 का 4। फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेटा
ऊपर मेरे पास आ जाएगा सिंपल √3, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2। चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल के सॉल्व कर लो, ज्यादा आसान है। √3/2 को, अदरवाइज मुझसे सॉल्व सीखना चाहते हो तो भाई √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू दुनिया में होती है आपके पास 1.7 समथिंग के, डिवीजन में 2 कर दो, सिंप्लीफाई फर्दर करवाओगे तो क्या बनेगा? अंदर आ गया 1.7, नीचे आ गया 2, तो 2 1.7 से बड़ा नंबर है, 0 पॉइंट लगाओगे, डेसिमल आगे चला गया 17। तो भाई 2 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता? 2 9 ज़र 18 होता है, 2 8 ज़र 16 होता है, तो 0.8 के लगभग आपका आंसर होगा, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए खाली इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल सी लॉजिक है। नहीं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, बात एक ही है। अगले क्वेश्चन में अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है ना, ये जरा मिस हो गया था, तो मैंने इसको अलग से आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली ये गिवन है, ये कोचिंग वालों ने या डिफरेंट जो इन्होंने पेपर छापे हुए थे ना, सब लोगों ने गलत क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन वहां पे गलत गिवन है, क्वेश्चन सही क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन है जो मैंने आपके सामने लिखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओगे, ये इस तरह के मैट्रिसेस आ रहे हैं। यानी कि देखो पहले आपके पास दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और फिर इक्वल टू के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले रिमेंबर दिस थिंग, आप सिंपली दो मैट्रिसेस को ऐड करवाओगे। दुनिया के अंदर कभी भी दो मैट्रिसेस को अगर ऐड करवाया जाता है ना, वो उस सूरत में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होता है। तो भाई कैसे मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर तो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सिमिलर आप ऐड करवा सकते हो। और एडिशन कैसे होती है मैट्रिसेस की, कि भाई जो भी जिसके सामने वाली टर्म है उसमें जाके ऐड हो जाएगा। यानी कि 7 प्लस का एक्स प्लस के 5 में ऐड हो जाएगा, तो 7 प्लस का एक्स प्लस का 5 बन जाएगा। साथ में 5 का इजाफा करोगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12 प्लस का एक्स। आगे देखो आगे क्या है, ये जो 5 है ये ऐड हो जाएगा इस -3 पे, तो 5 में से 3 निकालो तो क्या बचेगा? 5 में से अगर 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। सिमिलरली देखो ये 2 जाके इस नेगेटिव के 9 पे ऐड होगा, तो 2 में से 9 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 7। सिमिलरली ये 2 और y प्लस का 3 आपस में ऐड होगा, तो y प्लस का 3 प्लस का 2 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा y प्लस के 5 के। इक्वल टू के बाद देखो मैट्रिक्स क्या मौजूद है? 7 2 -7 एंड 2। अब देखो मैं आपने जब मैट्रिक्स की एडिशन करवा दी, इक्वल टू के बाद अब देखो एक मैट्रिक्स और आ रहा है, तो हमने क्या करा, पहले लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस को ऐड करवा दिया ताकि एक ही मैट्रिक्स मिल जाए। अब दोनों तरफ आपके पास एक एक मैट्रिक्स आ रहा है और बीच में इक्वल टू का साइन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हो तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिसेस आ रहे होंगे तो जो जिसके सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर उसके साथ लिखा जाएगा, जो जिसके सामने एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि देखो 12 प्लस का एक्स के सामने क्या है? 7, तो आपके पास एक इक्वेशन यहां से आ गई। तो आपके पास प्लस के 12 को अगर वहां भेज दोगे तो 7 माइनस का 12 क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 5, एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली देखो y प्लस के 5 के सामने क्या है? 2, तो ये इसके इक्वेट कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो मैट्रिसेस कभी भी इक्वल टू के अगर आमने सामने आ जाए तो जो जिसके सामने वैल्यू होती है उसके बराबर होता है, उसके इक्वल होता है। तो y प्लस 5 के सामने क्या? इक्वल टू 2, तो अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 5 वहां पे जाएगा, दो में से जाके माइनस होगा 5, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 3। यानी कि x की वैल्यू है नेगेटिव का 5, y की वैल्यू है नेगेटिव का 3। ऑप्शन नंबर डी खाली सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट आंसर है। बाकी जितने भी पेपर्स थे वहां पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था। तो रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आप अगर इक्वल टू के आमने सामने जो मैट्रिसेस होते हैं ना, ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने की वैल्यूज को हमेशा प्रूव करते हैं। 2 के सामने देखो 2 फॉर्म हो रहा है, -7 के सामने -7 फॉर्म हो रहा है, एंड सो ऑन। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है द वर्क डन फॉर द फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 7 के थ्रू अ डिस्टेंस D इज इक्वल टू 10j प्लस 5i। अब देखो हमें मालूम है दुनिया के अंदर वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। भाई वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दुनिया के अंदर क्या होता है? ये होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स का वेक्टर आपके पास क्या है? फोर्स का वेक्टर आ रहा है 2i प्लस का 3j प्लस का 7k। और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या आ रहा है? ये आ रहा है सिंपल 10j प्लस का 5i। इसका मतलब देखो यहाँ पे i कंपोनेंट नहीं है तो वो जीरो है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। अब देखो मेरे पास फोर्स का वेक्टर भी गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी गिवन है, बल्कि नहीं i का वेक्टर मौजूद है, 5i मौजूद है यहाँ पे। अच्छा हमें k नहीं गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। सिंपल तरीके से हमें पता है कि भाई वर्क डन की वैल्यू होती है क्या? वर्क डन बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। तो देखो आई कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जार 10 बन गया पॉजिटिव का। अब देखो जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा तो 3 10 जार क्या होता है? 30 के बराबर। और 7k किससे होगा? k से, मगर k कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 0k है, तो यानी कि 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, लिखने की भी नीड नहीं है। और 30 प्लस का 10 क्या हो जाएगा? आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 40 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन -2, 3 एंड 1, y इज 5 यूनिट्स देन y इज डैश। सिंपल
सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पहला वाला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 है, आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे होता है पॉजिटिव के बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर डिस्टेंस की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 5 के बराबर। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट का अंडर रूट। x2 की देखो वैल्यू क्या है? x2 हमारे पास है 1, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है -2, तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा पॉजिटिव का y2 माइनस y1, तो भाई y2 की वैल्यू क्या है? y2 बराबर है हमारे पास सिंपल y के, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू है 3 के बराबर। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा दो। वैसे एक आसान तरीका तो ये है कि यार डायरेक्टली, चलो मैं पहले बता देता हूँ कैसे, पहले सिंप्लीफाई से करवाओ, फर्दर क्या बनेगा? 5 का 5 अंडर रूट के अंदर, ये आपके पास हो जाएगा सिंपल 1 + 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर। आगे क्या हो गया? आगे हो गया सिंपल y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो एक आसान तरीका, एक मुश्किल तरीका। मुश्किल तरीका तो नॉर्मल मेथड है कि आप पहले y माइनस 3 होल स्क्वायर के ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर सिंपल तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाओगे, फिर आप एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी, फिर y की वैल्यू आएगी। एक आसान शॉर्टकट क्या है कि भाई सिंपल तरीके से आपके पास ये ऑप्शंस गिवन है, बारी बारी y की जगह पे रख के चेक कर लो कहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कैसे रखोगे? देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई 5 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9 प्लस का y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब आप पहला ऑप्शन पुट करो, y की जगह पे क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास रूट के अंदर 9 का 9, 1 माइनस का 3 विल बिकम -2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि बन जाएगा प्लस का 4, तो 9 प्लस का 4, तो आपके पास 13 होता है, इक्वल टू के बाद रूट 5 नहीं बन सकता, यानी कि सिंपल 5 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर मैं नेगेटिव का 1 रखूं तो चेक कर लेते हैं भाई, 9 का 9 एज इट इज प्लस का साइन, तो नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 3, ये बन जाएगा नेगेटिव के 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, और 16 प्लस 9 क्या होता है? रूट 25, रूट 25 बराबर होता है 5 के। बिल्कुल सही है भैया, यानी कि इक्वल टू के इस दोनों तरफ मुझे 5 5 मिल जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे सॉल्व किया? देखो विद इन सेकंड्स के ऊपर शॉर्टकट, हिट एंड ट्राई मेथड कहलाता है ये। हिट एंड ट्राई मेथड का मतलब क्या होता है कि यार देखो आपने यहाँ तक का काम कर लिया, अब आप अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करवाओगे ना तो आपको बाकायदा यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जो डिफिकल्ट चीज है। तो आसान शॉर्टकट आपसे क्या कहते हैं कि भाई आसान शॉर्टकट ये है कि आप सिंपल तरीके से अपने ऑप्शंस को बारी बारी y की जगह पे प्लॉट करो, जिसके ऊपर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जाए, वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल जब ऑप्शन नंबर 1 को या ऑप्शन नंबर सी को आप प्लॉट करोगे, लेट सपोज आप ऑप्शन नंबर सी को प्लॉट करके देख लो कि भाई रूट के अंदर 9 प्लस का y की जगह पे 2, 2 माइनस का 3, 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट 10, तो रूट 10 थोड़ी 5 के बराबर होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 1 को जब मैंने डाला था 1 माइनस का 3 2 बना था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस का 9 भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं था, 13 बन जाएगा वो। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना था, मगर जब मैंने -1 डाला तो देखो -1 -3 -4 बन गया, और -4 का होल स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव का 16, क्योंकि स्क्वायर इवन नंबर है, नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो सिंपल तरीके से 9 प्लस का 16 रूट 25 आ गया। रूट 25 का मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं मेरे प्यारा बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे की एप्टीट्यूड होती है। आप गलत टीचर के पास बैठे हुए अगर आपको एप्टीट्यूड मुश्किल लगती है, अगर आपको डिफिकल्टी होती है, और अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी, तो बेटा आप लाजमी तौर के ऊपर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपकी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की तैयारी लाइव कवर करवाई जाएगी विद द बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल इन पाकिस्तान। तमाम मेरे फैकल्टी मेंबर्स बेटा प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चे का। हमारे मल्टीपल सेशंस के अंदर मल्टीपल लाइव क्लासेस होती हैं, मल्टीपल रिवीजन होंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड, आपकी मल्टीपल शॉर्टकट्स के ऊपर कवर करवाया जाएगा, आपको हर चीज कवर करवाई जाएगी। भाई ये पास्ट पेपर्स की वीडियोस तो मेरे शागिर्दों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है ना, उनको तो सबसे पहले बना बना के मैं दे रहा होता हूँ। सिमिलरली फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर हो गई, उन तक के पास्ट पेपर्स की वीडियोस में सॉल्व करवा के बच्चों को प्रोवाइड की जा रही होती है। तो भाई इस पैकेज के अंदर आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी, अपने माँ बाप के पैसे जाया करने की नीड नहीं है किसी महंगे कोचिंग के अंदर। अच्छा तो बेटा अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर मूव करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक कहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की वैल्यू बताइए अगर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू -4 है और आपको फोकस का पॉइंट गिवन है 2,2। देखो पैराबोला के क्वेश्चन के अंदर ये एक बात तो मुझे डिफाइंड है कि अगर मेरे पास फोकस के अंदर दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू भी आ रही है, y की वैल्यू भी आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भैया आपके पास एक ऐसा पैराबोला आ रहा है जिसका वर्टेक्स ऑन दी ओरिजिन नहीं है, क्योंकि अगर ऑन दी ओरिजिन होता तो x से y में से एक वैल्यू जीरो होती। एक बात तो डिफाइंड हो रही है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको देखो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू -4, y की फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि y एक्सिस का पैराबोला है। तो भाई मुझे ये बात मालूम है कि y के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये होती है y इज इक्वल टू k माइनस का a। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर करवाया हुआ है। देखो बेटा आप टॉप करके आ सकते हो, मेरे शागिर्द जो एनईडी के अंदर पोजीशन लेते हैं ना, इसलिए लेते हैं कि भाई मेरे जो लेक्चर्स होते हैं दे आर टू द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, कि भाई ये आपको एक एक चीज बताएंगे। ये मैंने अपने एमसीक्यूज में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आपको y की वैल्यू क्या गिवन है?
का 4 इक्वल टू के बाद k माइनस का a एज इट इज, यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गई, सही है ना। अब देखो सिमिलरली आपके पास एक पॉइंट आ रहा है 2,2, चाहो तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट भी एक बता दूंगा, शॉर्टकट भी आसान मेथड है, मगर पहले आपको नॉर्मल मेथड से पढ़ा रहा हूं कि देखो फोकस की वैल्यू गिवन है 2,2, जाहिर सी बात है क्योंकि वाई एक्सिस का पैराबोला है तो फोकस का पॉइंट क्या होगा, फोकस का पॉइंट होगा हमारे पास सिंपल तरीके से h k प्लस का a, किसके बराबर होगा, फोकस का पॉइंट होगा हमारे पास h k प्लस का a। यानी कि देखो बेटा हमारे पास h की वैल्यू बराबर है 2k, और देखो k प्लस a के सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो k प्लस a की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई। अब आपने करना क्या है, h और k को, इस इक्वेशन को आप अपने सिंप्लीफाई करवा दोगे, तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू जब मिल जाएगी तो जो भी k की वैल्यू आएगी उसको वापस इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में प्लॉट करोगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर आप इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। ये नॉर्मल मेथड है, ये मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है कैसे कि देखो आपके पास सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कंपेयर करवाने पे एक इक्वेशन यहां से मिल गई, फोकस के पॉइंट को ओपन करने के ऊपर यहां से k प्लस a के सामने 2 आ रहा है, एक इक्वेशन ये आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस के अंदर ऐड करवाऊं, क्या करवाऊं, सिर्फ ऐड करवाऊं, तो क्या बन जाएगा, प्लस a से माइनस a कट जाएगा, ये बन जाएगा 2k, और 2 माइनस का 4 नेगेटिव का 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 1 के बराबर। जो भी k की वैल्यू आई है इसको इधर इस इक्वेशन के अंदर, इधर इस इक्वेशन में किसी में भी प्लॉट करवाइए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी -4 इज इक्वल टू -1 नेगेटिव a, नेगेटिव का 1 वहां पे जाएगा तो -4 प्लस का 1 बनेगा, नेगेटिव का 3 इज इक्वल टू नेगेटिव का a हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 3। तो a भी आ गया, k भी आ गया, h भी आ गया। अब आप सिंपल तरीके से अपना फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होगा सिंपल तरीके से x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4a का 4a इंटू वाई माइनस का k, सिंस y एक्सिस का पैराबोला है। सो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का h, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से x माइनस एच, एच की वैल्यू किसके बराबर है, h की वैल्यू बराबर है 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4, a की वैल्यू 3 के बराबर है, इनटू y माइनस का k, k की वैल्यू आपके पास आ रही है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाओगे, आपके पास कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी, ये नॉर्मल मेथड है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड ज्यादा आसान है कि देखो आपको सिंपल तरीके से h और k की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है। अगर आपने पहले h और k की वैल्यू को फाइंड कर लिया ना, तो भाई ये जो h और k होता है ना, बेसिकली आपकी इक्वेशन के अंदर x के अलोंग डिस्टेंस और y के अलोंग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो भाई अगर आपने इक्वेशन के अंदर h की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आ रही है 2 के बराबर, k की वैल्यू फाइंड कर ली -1 के बराबर आ रही है, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट को अप्लाई कर दो कि भाई h होता क्या है, x के अलोंग डिस्टेंस, y होता है, k होता है y के अलोंग डिस्टेंस। तो बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन में डालो, जिसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या होगा, आइए चेक कर लेते हैं। भाई अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, h आएगा, जहां जहां k आ रहा है वहां y डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 4 2 जार 8 माइनस का 4, कभी भी जीरो इक्वल टू जीरो नहीं फॉर्म होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, नहीं हो सकता आंसर। अच्छा भाई सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, तो भाई ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस माइनस प्लस का, नहीं सॉरी आगे माइनस का 4x है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से माइनस का 4 2 जार 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 फिर माइनस का 4, ये देखो प्लस 4 माइनस 4 4 माइनस का 8, ये भी जीरो इक्वल टू जीरो नहीं फॉर्म होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 4, इसको चेक कर लेते हैं भाई, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जार 8 पॉजिटिव का, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 4, ये नेगेटिव का 8 बनेगा, प्लस का 4 बच रहा होगा, 4 इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई नहीं कर रही, प्लॉट करते हो तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 4 2 जार 8, और आगे क्या है, y की वैल्यू -1 है तो -12 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 12, आगे हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू जीरो। तो भाई देखो नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 8 क्या बन गया, नेगेटिव का 16 और 12 प्लस का 4 भी सॉरी बनेगा, तो दोनों सबको कैंसिल आउट कर देंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको एच और के की वैल्यू निकालनी है। आप डायरेक्टली अगर फोकस का पॉइंट उठा के डालोगे तो आंसर नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि फोकस जो होता है पैराबोला के केस के अंदर आपको ऑन दी पैराबोला फॉर्म नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर ये फोकस का पॉइंट उठा के डायरेक्टली अगर प्लॉट करते तो क्या होता। भाई अगर आप फोकस का पॉइंट उठाकर डायरेक्टली डालोगे कभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि देखो पैराबोला के केस के अंदर फोकस वो पॉइंट होता है जो ऑन दी पैराबोला नहीं होता। दुनिया के अंदर कोई भी पॉइंट अगर ऑन दी इक्वेशन या ऑन दी कर्व लाई करेगा तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो फोकस का पॉइंट जो होता है भैया ये आपके पास कभी भी पैराबोला पे लाई नहीं करता। वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है ये आपके पास ऑन दी पैराबोला लाई कर रहा होता है। तो इसीलिए पहला काम आपको एच और के की वैल्यू निकालना जरूरी है। जब एच और के की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप इस शॉर्टकट को यूटिलाइज कर सकते हो कि बारी बारी इक्वेशन के अंदर डालो एच और के की वैल्यू को, एच आपके पास एक्स होता है, वाई आपके पास के होता है, तो डालोगे तो आपका आंसर
आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया, बहुत सिंपल मेथड है कि देखो इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी, आपने सिंपल इसको इसके नॉर्मल फॉर्मूले से कंपेयर करवाया, यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आपको फोकस का जो पॉइंट गिवन है, जाहिर सी बात है बेटा फोकस का पॉइंट क्या शो कर रहा है, चूंकि वाई एक्सिस का पैराबोला है तो फोकस का पॉइंट क्या होगा, ये होगा h कॉमा k प्लस का a। तो भैया h वाली चीज s से कंपेयर हो गई, h की वैल्यू 2 आ गई, k वाली चीज को k प्लस a को इसके सामने वाली चीज से कंपेयर करवाओगे, एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को आपस के अंदर सिंप्लीफाई करवाओगे, आपके पास k की वैल्यू आ गई। जब h और k आ गया तो डायरेक्टली उठा के इक्वेशंस के अंदर बारी बारी डालो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है द एंगल बिटवीन द लाइन पासिंग थ्रू 1,2 3,4 एंड अदर पासिंग थ्रू 3,1 5,1। अब देखो सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे। मेरे प्यारे बेटे कभी भी दुनिया के अंदर आपको एंगल निकालना हो बिटवीन द लाइंस का, तो भाई देखो पहली वाली आपको लाइन गिवन है या आपको दूसरी लाइन गिवन है, सही है ना, इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल निकालना है, तो हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भैया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का m1 m2। तो सबसे पहले भाई ये आपके पास जो पहली वाली लाइन है वो उससे इन दो पॉइंट से वहां का स्लोप आ जाएगा, दूसरी वाली जो लाइन आ रही है उसके जो दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं वहां से m2 का स्लोप आ जाएगा। तो जल्दी से पहले m1 स्लोप और m2 स्लोप निकाल लेते हैं। m1 स्लोप स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। तो बेटा देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 1। चार में से दो गया दो बचेगा, तीन में से एक गया दो बचेगा, तो आपके पास डायरेक्टली स्लोप m1 के स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। सिमिलरली m2 का स्लोप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे भी आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, सही है ना, तो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो इट शुड बिकम 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो इट शुड बिकम y माइनस का 3। ऊपर 1 माइनस का 1 जीरो बन जाएगा, तो खाली जीरो आ गया। अब आपने करना क्या, इन दोनों लाइंस का आपने स्लोप निकाल लिया। अब आपको पता है कि भैया दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, m2 की वैल्यू जीरो है, नेगेटिव का साइन, m1 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, m1 की वैल्यू 1 है ना, नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का m1 m2, तो m1 मेरे पास क्या है, m1 हमारे पास 1 है और m2 हमारे पास 0 है, तो बेटा ऊपर हो जाएगा नेगेटिव का 1, नीचे आ जाएगा सिंपल पॉजिटिव का 1। यानी कि आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 1 के बराबर, टेंजेंट को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। टेंजेंट इनवर्स -1 किसके बराबर होता है, बड़ी मशहूर वैल्यू होती है 135 डिग्री की, और चूंकि आपको पाई के रिस्पेक्ट के अंदर क्वेश्चन गिवन है तो इसको 135 को रेडियन में कन्वर्ट करवाने के लिए आप क्या करवाओगे, सिंपल तरीके से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो भाई 3 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 का पढ़ लो, 5 के टेबल में 15 होता है, 5 3 जार 15, और कितना कैरी गया 6 7 8 3 कैरी गया, तो 5 6 जार इज 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा 5 4 5 2 जार 10 और 3 कैरी गया, 5 7 जार 35। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 9 जार 27। फर्दर हो जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 3 पाई बाय 4 बराबर होती है 3 पाई बाय 4 के। 135 डिग्री का रेडियन में आंसर क्या होता है, 3 पाई बाय 4 के। करेक्ट ऑप्शन जो आपको ऑप्शंस के अंदर गिवन है पाई बाय 4 गिवन है, वो गलत गिवन है। वो उस सूरत के अंदर होता कि अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव के 1 के बराबर आती, बल्कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, जबकि हमारे पास आ रही है नेगेटिव 1 के बराबर। तो भाई पॉजिटिव 1 के ऊपर आपको हमेशा टेंजेंट इनवर्स क्या देता है, पाई बाय 4 देता है, हमारे पास क्या था नेगेटिव का 1 था। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये माशाल्लाह से पास्ट पेपर बनाने वालों ने गलती करी भी है, तो एक ब्लंड और हुआ हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई कभी भी आपके पास एनईडी के पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जिस्ट करेंगे जहां पे गलती होगी, तो भाई जब कभी गलती आ रहा है ना और ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहा, तो अपनी तरफ से मोस्ट सुटेबल आंसर को पिक करके, और जितने एनईटी के कंप्यूटर के अंदर जितने भी गलत क्वेश्चंस हैं मैंने उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है। अपने जो कंप्यूटराइज टेस्ट के मेरे पेपर्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है अलग से कंप्यूटराइज टेस्ट पेपर्स, कंप्यूटराइज टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, उसके अंदर मैंने ऐसे कई क्वेश्चंस करवाए हैं, वो एक एफएक्स वाला क्वेश्चन है और एक आध और क्वेश्चन है जहां पे गलती है एनईटी के अंदर। तो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर आपके मार्क्स वहां पे कट हो रहे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता तो उसको जहन में बिठा के चले जाइएगा। सो भाई देखो लेट सपोज यहाँ पे एग्जामिनर ने गलती करी हुई है, क्या गलती करी हुई है, कभी उसने मुझे दो लाइंस, मुझे एग्जामिनर ने बेसिकली कहा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जामिनर ने बेसिकली कहा हुआ कि इस लाइन से इस लाइन के ऊपर एंगल आ रहा है, तो सेकंड लाइन तो फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 फॉर्मूला होता है। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई करने के ऊपर आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 आएगी, और टेंजेंट थीटा -1 के ऊपर हमेशा आपको जो आपको एंगल मिलेगा 135 डिग्री का मिलेगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास पॉजिटिव का 1 आता तो उस सूरत के अंदर मेरे प्यारे बेटे पाई बाय 4 आंसर होता, तो यहाँ पे गलती है, करेक्ट आंसर 3 बाय 4 होना चाहिए, 3 पाई बाय 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है टू डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम फेस। अ वेरी फेमस क्वेश्चन, जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं उनको पता है कि मैंने कितनी दफा इन क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है। भाई अगेन जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं मैं ऑन दी पॉइंट उनको लेक्चर सारे पढ़ा रहा होता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन एनईटी के अंदर पूछा जा चुका है, मेरा शागिर्द तो हंस रहा होगा, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाएगा बगैर सोचे समझे, उसको पता है सर हाशिम ने पढ़ाया हुआ है, सही पढ़ाया हुआ है। और
तरीके से उसको कॉन्सेप्ट पता है। भाई इसका तरीकेकार क्या होता है, देखो सेम फेसेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिलेक्टेड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो भाई टू डाइसेस का अगर केस आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 36 के बराबर, सही है ना पहली चीज। अब सिलेक्टेड इवेंट कितने होंगे, एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, सेम फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि देखो अगर मैं दो छक्कों को छालता हूं तो सेम फेसेस कितने हो सकते हैं बेटा, एक 1,1 होगा, एक जाहिर सी बात है 2,2 होगा। यानी कि दोनों छक्के जो है ना उसके ऊपर सेम तरह के फेस बनने चाहिए। ऐसा कितनी बार पॉसिबल होगा, जाहिर सी बात है ऐसा पॉसिबल होगा हमारे पास 6 दफा, क्योंकि 6 आपके पास होंगे ना केसेस इस तरह के कि भाई दोनों डाइसेस के ऊपर सेम फेसेस बने, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 36, 6 1 6 6 6 36। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ लीनियर फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन या फिर नन। अब देखो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लासेस के अंदर भी कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमारे पास सिंपल तरीके से एक्सप्लिसिट फंक्शन आ रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा हो और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर हो। यानी कि कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर आ रहा हो, ये आपके पास कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि भैया अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल प्लस या माइनस की फॉर्म में आ रहा है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज जीरो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का अगर तो डिटर्मिनेंट बराबर है जीरो के, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स कैसा, सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द सम ऑफ द टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 41, देन द नंबर आर डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है कि भाई दुनिया के अंदर दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि भाई ए और बी दो नंबर्स हैं जिनका सम बराबर है 9 के। आगे कहता है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। कहता है और उन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं कि भाई दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है, एंड द सम टू देयर स्क्वायर नहीं कहा, क्या कहा, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41, यानी कि उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है 41 के बराबर है। तो बताइए नंबर्स क्या होंगे। अरे भाई बेसिक हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन आईबीएस साइट पे बहुत आते हैं। अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहला नंबर क्या है, 6 और 3। अगर मैं देखता हूं क्या 6 + 3 का सम 9 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। मगर 6 का इंडिविजुअल स्क्वायर क्या है 36 और 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो 36 में 9 का इजाफा करोगे तो बेटा कभी भी 41 नहीं बनेगा, 41 से बड़ा ही नंबर फॉर्म होगा ना मेरा बेटा, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई अगला नंबर मैं 7 और 2 लेके चेक कर लेता हूँ। 7 + 2 भी क्या होता है, 9 के बराबर ही होता है। मगर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 के बराबर, कभी भी 41 नहीं फॉर्म हो सकता, इसमें गलत है। 1 + 8 को अगर चेक कर लो तो भाई देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो आपके पास कभी भी 1 नहीं फॉर्म होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो खाली ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि देखो 5 + 4 सम ऑफ दीज नंबर इज 9। तो बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों का सम 9 के बराबर बन रहा है। और अगर मैं दोनों इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करता हूं और फिर सम लेता हूं तो ये 41 भी बनेगा। कैसे कि देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 में 16 का इजाफा करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये आपके पास सिंपल तरीके से फॉर्म हो जाएगा 41 के बराबर। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑप्शन। अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आप 20 पेपर 14 का 2014 का क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे कहता है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स टेक बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। यानी कि एक क्लास है उसमें 50 बच्चे जो है ना वो इंग्लिश भी लेते हैं और मैथ्स की सब्जेक्ट की क्लास भी लेते हैं। 90 स्टूडेंट्स टेक ईदर इंग्लिश और मैथ्स, यानी कि एक बड़ी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश की क्लास में होते हैं या मैथ्स की क्लास में हो रहे होते हैं। इफ 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ्स बट नॉट द इंग्लिश। अब जरा बात समझो कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक्स वो क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स है कि जो मेरे पास मैथ्स का सब्जेक्ट तो पढ़ रही है मगर वो इंग्लिश के अंदर गायब होना पसंद करती है। यानी कि एक्स वो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास जो मैथ्स का सब्जेक्ट तो पढ़ रही है मगर इंग्लिश नहीं पढ़ रही। सिमिलरली 25 अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वो है हमारे पास जो इंग्लिश की क्लास तो हमसे लेने के लिए आ जाती है मगर वो मैथ्स की क्लास में बैठना पसंद नहीं करती। इसके अलावा 90 वो स्टूडेंट्स की तादाद है जो सबसे बड़ी स्टूडेंट की तादाद है जिसके अंदर या तो बच्चा इंग्लिश में होता है या बच्चा मैथ्स के अंदर होता है। 90 के अंदर वो बच्चा मौजूद है जो इंग्लिश में होता है जो मैथ्स में होता है, सही है ना। और 50 बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश करते हैं दोनों क्लासेस को लेने की। अब आपकी कंडीशन क्या बनेगी, जरा बात को समझो। बेसिक मैथ्स का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईबी में भी बहुत पूछा जा चुका है। मैं इक्वल टू के इस तरफ कौन सी अमाउंट रखूं, आप इक्वल टू के इस तरफ रखोगे 90। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो 90 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो इधर इंग्लिश ले रहे हैं या मैथ्स ले रहे हैं। मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन मैंने कंप्यूटराइज पेपर्स के जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं उसमें भी आया हुआ है। दोज
2020 से ऑनवर्ड जो एनईटी कंप्यूटराइज पेपर्स हैं, ये क्वेश्चन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उसको बहुत तरीके समझें कि देखो 90 स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट्स जो कि इधर इंग्लिश और मैथ्स, यानी कि सबसे बड़ी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास, सबसे बड़ी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है जो या तो इंग्लिश की क्लास लेते हैं या मैथ्स की क्लास लेते हैं, सही है ना। तो मैं इक्वल टू के इस तरफ क्या रखता हूं, मैं इक्वल टू के इस तरफ रखता हूं एक्स को, फिर प्लस के साइन के बाद 25, फिर प्लस के साइन के बाद 50। सिंस हमारे पास सबसे बड़ा नंबर ही क्या है 90 है, तो मैंने इक्वल टू के सब 90 रखा, क्योंकि 90 वो बच्चा है जो भैया वो इंग्लिश में है या वो मैथ्स के अंदर है। एक्स वो बच्चा है जो आपके पास मैथ्स तो ले रहा है मगर इंग्लिश नहीं ले रहा। 25 वो बच्चा है जो आपके पास इंग्लिश तो ले रहा है मगर मैथ्स नहीं ले रहा। और 90 आपके पास वो बच्चा है जो इन दोनों में से कोई एक चीज ले रहा है। और 50 वो बच्चा है जो बोथ ले रहा है। जरा कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो हमने यहाँ पे इक्वल टू के सब 90 रखने की एक लॉजिक ये भी है कि यार 90 जो बच्चा है ना भाई, वो या तो आपके पास मैथ्स के उसके अंदर मौजूद है या आपके पास वो इंग्लिश के उसके अंदर मौजूद है, कोई मसले की बात नहीं है। और जो बोथ ले रहा है जाहिर सी बात है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा होगा, जाहिर सी बात है ना, जो बोथ ले रहा है वो भी इंग्लिश या मैथ्स के अंदर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो ही रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर वो बोथ ले रहा है तो इधर इंग्लिश है इधर मैथ्स के अंदर भी वो इंक्लूड तो हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो 25 प्लस का 50 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 75 के। इक्वल टू के बाद क्या 90 का 90, तो 75 में से अगर आप 90 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 15 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉजिकल आंसर होगा। जरा बात को अगेन समझो, किसी को मसला होता है तो बेटा देखो, आपके पास वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैथ ले रहे हैं मगर इंग्लिश नहीं ले रहे, उनकी तादाद को मैंने एक्स कह दिया। जो इंग्लिश ले रहे हैं मगर मैथ नहीं ले रहे, 25 है। जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी 90 में इंक्लूडेड है। अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिर्फ 50 वाला 90 में कैसे इंक्लूड है। भाई देखो 50 वाला वो बच्चा है जो दोनों को ले रहा है, ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश भी ले रहा है मैथ्स भी ले रहा है। तो 90 बेसिकली सम है उन तमाम बच्चों का जो इंग्लिश की क्लास में मौजूद होते हैं या मैथ्स की क्लास में मौजूद होते हैं, ऐसा ही है ना। या तो वो इंग्लिश की क्लास में मौजूद है, लेट्स सपोज इंग्लिश के सर शाफी की क्लास में मौजूद है, मैथ्स के सर हाशिम की क्लास में मौजूद है। अब जो बच्चा दोनों क्लासेस को लेता है तो जाहिर सी बात है ये बच्चा मेरी क्लास में भी तो ऑलरेडी मौजूद ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है भाई। अगर ये दोनों क्लासेस को लेता है तो ये मेरी क्लास में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 इज द हाईएस्ट अमाउंट जहां पे तमाम बच्चा मौजूद है, तो मैंने उसको इक्वल टू दूसरे रखा और फिर सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपका क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व होने के मराइल के ऊपर चला जाएगा। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। बाखुदा मैं इस क्वेश्चन को कुछ 7 से 8 साल के बाद देख रहा हूं। मैं आपको बड़े मजे की अगर बात बताऊं बेटा, ये क्वेश्चन आईबीए के पास पेपर्स के अंदर आता था। अब आई एम रियली शॉक्ड कि क्वेश्चन एनईडी के पास पेपर्स में अगर गिवन है तो भाई इसका मतलब एनईडी ने 2014 के अंदर बड़ा अच्छा पेपर दिया था। सो भाई आपको जो मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ ना, इससे आपको फायदा होता है, ऑब्वियसली आपको होता होगा, मगर इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता है कि मेरे लेक्चर बड़े मॉडिफाइड हो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसीलिए नर्स के फास्ट के आईबीए के एनईटी के पेपर्स क्यों सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि मेरे लेक्चर उससे फॉर्म होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ अ डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग गॉगल। अब देखो गॉगल का मतलब क्या होता है, दुनिया के अंदर कभी भी ये लफ्ज आपके पास आ जाए ना, इसको कहा जाता है गॉगल या फिर गॉगलिस। से ना बात एक ही है। गॉगल का मतलब होता है कि भाई 10 की पावर 100 होना, यानी कि एक ऐसा नंबर 10 की पावर के ऊपर बहुत बड़ा नंबर होना, बहुत बड़ी पावर होना, यानी कि आपके पास एक बहुत एक्सट्रीमली लार्जर नंबर होना। तो 10 की पावर 100 का नंबर आ रहा है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर एक डाय को आपने एक दफा रोल करा, डाय का मतलब छक्का, यानी कि भाई आपने एक डाय को रोल करा तो आपके नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 होंगे। एग्जामिनर कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपको गॉगल मिले। भाई गॉगल तो 10 की पावर 100 होता है। हमारे पास जो किसी भी डाइस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो 1 से लेकर 6 के दरमियान होते हैं। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 6 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि गॉगल तो 10 की पावर 100 का नंबर होता है ना। तो असल डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में क्या होती है, लफ्ज होता है। अक्सर बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता गॉगल्स का क्या होता है, कुछ लोग तुक्के मार लेते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, गॉगल्स का मतलब क्या होता है, गॉगल का इसके मायने होते हैं एक बहुत एक्सट्रीमली बड़ा नंबर 10 की पावर 100 होना। तो चूंकि 10 की पावर 100 आपके डाइस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1 से लेकर 6 तक के आपके डाइस के ऊपर इवेंट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 डिवाइड बाय 6। आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, कोई मसले की बात नहीं है, नो टेल कह रहा है। देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर नो का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है ना नो से, नो के अलावा वाली, उसको पहले फाइंड कर लो। आप सबसे पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ऑल्दो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे सिमिलर है, नो टेल का मतलब होता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मगर मैं इसको एक लॉजिक के ऊपर समझा रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए ना नो टेल, या ये क्वेश्चन आ जाए नॉट दैट प्रोबेबिलिटी, तो भाई इसके अंदर जो नॉट के बाद वाली चीज होती है ना, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में पहले मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। तो भाई मुझे पता है अगर एक कॉइन एक दफा उछाला गया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड या टेल में से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ के बराबर होगी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब अगर मुझे नॉट टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि मुझे अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का कॉन्सेप्ट मैथ्स के अंदर ये होता है कि आप सिंपल तरीके से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अंदर से जो आपका
अनसक्सेसफुल इवेंट होता है ना, उसको आप माइनस करवा देते हो तो आपके पास सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। चूंकि क्वेश्चन बड़ा सिमिलर है, सिंपल सा है, तो उसमें हाफ का आंसर आ जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। मगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ क्या, मेरे पास एक डाइस है और ये डाइस को मैंने रोल करा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक डाइस को रोल करा। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई नॉट अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉट अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आए और वन के टेबल में, जिनके सिर्फ दो फैक्टर, जैसे 2 है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, आपके पास जो 7 है प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, यानी कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स हो। और दुनिया में एक और तरह के नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दो नंबर्स, वो दोज नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 4 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, वन के टेबल में भी आता है। सिमिलरली 6 हो गया, सिमिलरली 8 हो गया, एंड सो ऑन। वन जो होता है, वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। वन ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन ये दो फैक्टर्स का होना, कंपोजिट नंबर की कंडीशन होती है दो से ज्यादा फैक्टर्स का होना। तो वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वन। तो भाई अगर मैं कहता हूं नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आप सबसे पहले काम क्या करो, आप अपने कंफ्यूज ना करो, प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दो है, तीन है, पांच है। तो प्राइम नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी 3/6 के बराबर। आपने प्राइम नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आप नॉट अ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी है उससे इसको माइनस करवा दो। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया मेरे पास 6 में से 3 जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2 के बराबर। इत्तेफाक से इन दोनों क्वेश्चन में सेम ही आंसर आ रहा है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपको खाली लॉजिक समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी है, ताकि आपको बात समझ में आए। कभी भी नॉट लफ्ज आ जाए, नॉट के बाद कोई इवेंट गिवन हो, तो पहले जो इवेंट गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके बाद उसको टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस करवा दो, हमेशा नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भैया अगर तुम्हारे पास एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के बराबर है, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के बराबर है, तो बताइए एफ प्राइम पाई बाय 2 क्या होगा। देखो एफ प्राइम का मतलब कि आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमें मालूम है दुनिया के अंदर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन एक्स। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई भी डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का, लिमिट का क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन का जब मैंने डेरिवेटिव ले लिया, अब फाइनली मैं इस पर्टिकुलर एंगल को जो पाई बाय 2 मुझे गिवन है प्लॉट करवाऊंगा। तो ये बन जाएगा ब्रिटिश, और अंदर क्या हो जाएगा, साइन का साइन। अब मैं इस फाइनली एंगल को प्लॉट करवाऊंगा, एंगल क्या आ रहा है, पाई बाय 2 का। तो भाई ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन पाई बाय 2, नेगेटिव का साइन एज इट इज साइन पाई बाय 2, यानी कि साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो नेगेटिव का 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया, मैंने आपको ओमेगा की एक शॉर्टकट पढ़ाया था। वो मेरे तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं और शॉर्टकट सीख रहे होते हैं। तो भाई अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, तो लाजमी तौर पे एप्टीट्यूड बैच के ऊपर आओ। न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th ऑफ मई। मगर अगर आप अभी रजिस्टर करवाओगे अपने आप को, तो ना सिर्फ आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा, बल्कि साथ साथ आपकी राउंड 1 की तैयारी भी शामिल अभी से हम करवा देंगे। प्लस राउंड 2 के लिए बैच तो अलग स्टार्ट होगा, मगर राउंड 1 के लिए भी आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही होगी। इसके अलावा नस्ट की फास्ट तैयारी भी शामिल होगी। तो आप सिंपल तरीके से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई जिस तरह सर हाशिम पढ़ाते हैं, जिस तरह मेरी कंप्लीट फैकल्टी के अंदर एक प्रोफेशनल टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे मुस्तफीद हो सको, उनसे तैयारी कर सको, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लाइव बैच के अंदर एनरोल करवा सकते हो। 7th ऑफ मई से ऑल द न्यू बैच स्टार्ट होगा। मगर जो बच्चे भी रिसेंटली ज्वाइन करेंगे आज कल परसों के अंदर राउंड 1 से पहले, तो उनको हम राउंड 1 के से पहले भी क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। ऑल दो बैच हम 7th ऑफ मई से स्टार्ट कर रहे होंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ओमेगा की पावर में 6 2 8 3 2 1। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा, जो ट्यूशन वाली बाजी का बच्चा होगा, या किसी बेकार कोचिंग सेंटर का बच्चा होगा ना, वो इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करेगा। वाइल जो मेरा शागिर्द होगा, उसके लिए चुटकी बजाने का काम है। देखो ओमेगा की पावर में क्या आ रहा है, 6 2 8 3 2 1। मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा की जो भी पावर आए ना, सिंपल इसको ऐड करवा दो, सिंपल इनको इंडिविजुअली आपस में ऐड करवा दो। क्या बन जाएगा, 6 प्लस का 2 प्लस का 8 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। तो भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 8 और 2 10 बन गया। अच्छा भाई ये 3 और 1 4 बन गया, सही है ना, और 6 और 4 ये भी 10 हो गया, और 2 का इजाफा, तो ये बन गया मेरे पास 22 के बराबर। अब आपने करना क्या, जो भी आपके पास पावर का सम आया ना, आपने इसको 3 पे डिवाइड करवा देना है। तो 22 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 3 के टेबल में अगर 22 आता है, आप बोलोगे नहीं सर नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 21। 3 7 जार इज 21। रिमाइंडर कितने का बचा, रिमाइंडर बचा 1 का। जो भी आपका रिमाइंडर आया, इसको आंखें बंद करके ओमेगा की पावर पे लिख दो। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लिया। तो भाई ये आपको छोटी छोटी शॉर्टकट्स कोई ट्यूशन वाली बाजी या बाजे नहीं पढ़ाएंगे बेटा, ये एप्टीट्यूड का एक टीचर पढ़ा सकता है, सही है ना, ये कोई और नहीं पढ़ाएगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है एप्टीट्यूड की। अपने महंगे किसी कोचिंग सेंटर वाले दोस्त से पूछेगा, जैसे अपने माँ बाप के पैसे जाया करे कोचिंग सेंटर में जाके, उसको भी पढ़ाई नहीं जा रही होंगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरे प्यारे बेटे,
दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास ऑड नंबर की सीरीज आ रही है तो ऑड नंबर की सीरीज का शॉर्टकट क्या होता है, ये होता है एन स्क्वायर के बराबर। ऑड नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर के बराबर। और अगर आपके पास दुनिया में कभी भी इवन नंबर्स की सीरीज आ रही हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन के बराबर। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, मैं बहुत दफा सीक्वेंस सीरीज में कवर करवाता हूँ, आपने अगर मेरे लेक्चर से तैयारी करी आपको आइडिया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनईडी के 2014 के पेपर को सॉल्व कर लिया। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आई वुड से। अगर आप गौर से देखो ना बेटा, तो 2013 से या 2012 से ऑनवर्ड में जितने पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ना, तो एज एन टीचर, एज एप्टीट्यूड गाइडर, आई कैन इजीली अश्योर यू कि बेटा यही सेम क्वेश्चन कंप्यूटराइज पेपर 2020 से ऑनवर्ड के अंदर भी मौजूद थे, क्योंकि मैंने सारे वो सॉल्व करवाए हुए हैं। मैंने सारे कंप्यूटराइज पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं 2020 से ऑनवर्ड, उनके ऊपर लिखा हुआ भी मैंने बड़ा बड़ा कंप्यूटराइज टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। तो भाई 2012 से ऑनवर्ड जितने पेपर हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। खुदारा ये बात जहन में रखो कि बेटा आपको लोग नहीं चाहते कि आप कामयाबी हासिल करो, मैं ओपनली बता देता हूँ। आपके जो दोस्त हैं वो दोस्त भी नहीं चाहता होगा कि भाई आप कामयाबी हासिल करो। ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई दोस्तों में भी कंपटीशन होता है। वो थ्री इडियट जो मूवी थी ना, मुझे बड़ी पसंद थी, उसके पीछे लॉजिक है कि यार दोस्त अगर फेल हो जाए ना अफसोस नहीं होता, दोस्त अगर आगे निकल जाए तो बड़ा अफसोस होता है। तो भाई इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत खुद से करनी है। तो मेरा आपको एक छोटा सा मशवरा है कि बेटा देखो, अभी जो काम भी कर रहे हो, फजूल काम, बेकार काम, सबको छोड़ दो। सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस करो, सिर्फ एप्टीट्यूड के ऊपर जान मारो। और कोई भी काम आप कर रहे हो सबको छोड़ दो। किसी कोचिंग में जाते हो, किसी एकेडमी में जाते हो, उसको भी छोड़ दो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। आप खुद सोचो यार, अगर किसी कोचिंग के अंदर आपकी 12 घंटे की या 9 घंटे की क्लासेस हो रही है, 6 घंटे की आपकी क्लासेस हो रही है, आप सुबह 7 बजे सो के उठ रहे हो, आप 8 बजे घर से निकलते हो, 9 बजे क्लासेस में जाते हो, 9 से 12 की एक क्लास हुई, फिर 12 से 3 की एक क्लास हुई, फिर 3 से 6 की एक क्लास हुई। जब आप 7 बजे वापस घर पे पहुंचते हो तो भाई आपके पास कोई हिम्मत नहीं होती है प्रैक्टिस करने की। और ये जो आपने इतना टाइम स्पेंड करा, इसमें आपकी नल बटा नल तैयारी हुई है, क्योंकि ये आपने सिर्फ क्लासेस को लिया है, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी मेरा प्यारा बेटा। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। भाई मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट को अपलोड करा हुआ है, उसको बैठ के सॉल्व करो। किसी कोचिंग के पास जाके आपको 1000 रुपए 3000 रुपए देके नहीं देने की जरूरत है। मैंने सब कुछ आपके आसानी के लिए अपलोड करा हुआ है। मैंने आपके लिए तमाम पास पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने तमाम एनईडी के 2020 के ऑनवर्ड पेपर सारे सॉल्व करवाए हुए, उनका नाम है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट पेपर्स। ना सिर्फ ये, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, हम प्रॉपर जो है ना तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आप मेरे बैच में भी आ सकते हो, सो ऑन। मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर भी। अगेन भाई मेरे में और दूसरे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि भाई आपके घर के ऊपर आपकी तैयारी होगी, आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी करोगे, कहीं जाने की नीड नहीं होगी। दूसरे नंबर के ऊपर प्रोफेशनल फैकल्टी अवेलेबल होती है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर फैकल्टी में इंग्लिश पढ़ाता है जो कि खुद उस सब्जेक्ट का चीता होता है। इधर मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है। सेकंड नंबर के ऊपर नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, प्रॉपर डाउट सेशन होते हैं, सो ऑन। तो न्यू बैच अभी मेरा 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी बच्चा उससे पहले भी रजिस्टर होगा तो उसकी राउंड वन के पहले की हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे होंगे, मगर प्रॉपर क्लासेस बैच की 7 मई से स्टार्ट होगी। मगर अगर कोई बच्चा पहले भी रजिस्टर होगा तो मैं उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस बैच में एनरोल हो सकते हो। इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव। और इस बैच के अंदर ना सिर्फ आपकी एनईडी की राउंड वन राउंड टू की तैयारी शामिल होगी, बल्कि अगर आप फास्ट का टेस्ट देते हो, आईबीए का टेस्ट देते हो, लम्स का देते हो, प्यास का देते हो, कॉमसेट्स का देते हो, नस का, नेट फोर देते हो, दाऊद का देते हो, जीआईके का देते हो, केयू का देते हो, या फिर आपका कोई दोस्त अगर एमडी कैट के बैच में आता है तो उसकी एनईडी के सीएस वगैरह की सबकी तैयारी कवर करवाई जाएगी। तो भाई अपने दोस्तों से शेयर करो, इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों से शेयर करो। मैं मेहनत करता हूं तो उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा शागिर्द कामयाब हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा शागिर्द कामयाब हो जाए। आप इधर मुझसे मेरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, या फिर आप मेरे बैच में आके मुझसे पढ़ो और प्रॉपर गाइडेंस लो और प्रॉपर तरीके से पढ़ो। दोनों सूरतों के अंदर आप मेरे काबिल एहतराम शागिर्द हो। मेरे नजदीक आपके लिए मेहनत करना फर्ज है और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, सही है ना? मगर कहने का मकसद ये कि जिन मुश्किलात के अंदर मैं वीडियोस डिजाइन कर रहा होता हूँ आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। कि मतलब एक इंस्टीट्यूट को सिर्फ इस बात पे तकलीफ हो गई कि यार आप उनका डॉक्यूमेंट यूज क्यों कर रहे हो, आपने उनका टैग वाला डॉक्यूमेंट यूज क्यों कर लिया। मतलब लोग इस तरह खौफजदा रहते हैं कि आप फ्री में क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, ये बच्चा तो हमारे पास जो है ना पैसे दे के आगे पढ़ेगा। लिटरली ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं कि मतलब बाकायदा उनकी तरफ से मुझसे ये कहा गया कि भाई आप मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्यों सॉल्व करवा रहे हो, ये तो आप मेरे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। हालांकि उसको उन लोगों को कौन बताए कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट को लेके सिर्फ इंग्लिश की सतरें लिखी हुई है, वहां पे इंग्लिश की लाइनें लिखी हुई है, अगला बंदा पूरा उसको सॉल्व करवा रहा है, अपनी जबान में सॉल्व करवा रहा है, अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। मगर लोगों को इस बात के ऊपर भी तकलीफ होती है कि भाई आप क्यों फ्री में सॉल्व करवा रहे हैं, ये तो बच्चा हमारा बच्चा है, हम इसको घेरेंगे, हम इसको अपने बैचेस में लाके पैसे लेके पढ़ाएंगे। सो भाई मेरी तरफ से मेहनत इसलिए होती है। तो बेटा देखो, मैंने तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मैथ्स के डाले हुए हैं एप्टीट्यूड मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा मैंने तमाम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करवाया हुआ है, इधर नस्ट हो, फास्ट हो, आईबी हो, एनईडी हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, कोई भी हो। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो उसके लिए फिर आप मेरे बैच में आ सकते हो। उसकी फीस बहुत मामूली सी होती है, बट अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हो मुझे कोई इशू नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजारों बच्चों को इस मुल्क के अंदर तामीर किया है, मैंने हजारों बच्चों को इस मुल्क के अंदर तालीम दी है। मेरे कई स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं जो मेरे लिए बाइसे फखर रहते हैं, जिनके अक्सर मैसेजेस मेरे पास कमेंट्स के अंदर आते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मेरे लिए
फखर का मुकाम उस दिन होगा जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। जब मुझे कभी एनईडी से इनविटेशन आता है ना, एनईडी के अंदर मुझे बुलाया जाता है, आप मेरे इधर आप उस पे जाओ, इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, तो मेरे एनईडी ने अल्हम्दुलिल्लाह इनवाइट करा हुआ है बहुत दफा। मुझे फास्ट इनवाइट करा हुआ है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सोसाइटीज पाकिस्तान की इनवाइट करती रहती है, सोसाइटीज होती हैं मुझे इनवाइट करती रहती हैं। तो भाई उस दिन मेरे लिए खुशी का मुकाम होता है कि जिस दिन जब मैं अपने बच्चे से मिलता हूँ ना, और बच्चा मुझे बताता है, वो बच्चा जब सेल्फी लेते हुए मुझे बताता है ना कि सर मैंने आपसे तालीम हासिल करी थी यूट्यूब से, या मैंने आपकी फिजिकल बैच में आके पढ़ा था, या मैंने आपके बैच में आके पढ़ा था, और उस बैच से तालीम हासिल करने के बाद आज मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हूँ, इधर नस्ट के अंदर, इधर आईबीए के अंदर, इधर फास्ट के अंदर, इधर यूईटी के अंदर। बिलीव मी, उस दिन जो मेरा सीना होता है ना, वो 36 इंच चौड़ा हो जाता है। उस दिन मुझे पता चलता है यार, इतनी जो मैंने मेहनत करी है, इतनी जो मैंने पसीना बहाया है, इतना जो मैंने इस कौम के बच्चों के ऊपर वक्त लगाया है ना, वो किसी काम आ रहा है। तो दैट्स द बेसिक थिंग फ्रॉम माय साइड। आई वुड ओनली रिकमेंड कि बेटा खुदारा मेहनत करो, ये वक्त कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तो जितने आपको लोग छोड़ के गए हुए हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग आपको छोड़ के गए हुए हैं वो भी खुद ही आपके पास मुंह लटका लटका के आ जाएंगे, अच्छा भाई आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो भाई मेहनत करोगे तो आपके पास हर रिश्तेदार आपसे आके तारीफ करेगा। जो रिश्तेदार मुंह भी नहीं लगाते ना, वो भी आके तारीफ कर रहे होंगे अगर किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुतवस्सित तबके से बेतहाशा बच्चा जो है ना, पोजीशंस भी लेता है। मेरी आंखों के सामने मेरे कई शागिर्दों ने मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हैं और एक ना एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। भाई अमीर बाप के बेटे के लिए तो कोई मसला नहीं है ना, अपनी ऑडी के अंदर, अपनी मर्सिडीज के अंदर, अपनी प्राडो के अंदर, अपनी किसी जिप्सी के अंदर निकलेगा, एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाई कर लेगा। पर एक नॉर्मल मुतवस्सित तबके का जो बच्चा है, उसके लिए सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो उसको अपने लिए फैसिलिटीज खुद ही बनानी पड़ती हैं, आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर आज भी आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो, अगर आज भी आपको अपने आपके माँ बाप फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, इसका मतलब बेटा बेकार बेकार कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर। सिंपल सी बात है भाई। इंटरमीडिएट के बाद या ए लेवल्स के बाद आने के बाद आपके ऊपर ये फर्ज होता है कि आपको मालूम होना चाहिए आपने कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना। आपको अपने बारे में खुद बेहतर आइडिया होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बेटा देखो, आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करने हैं पढ़ने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि आप इतने मेच्योर नहीं हुए अभी तक कि आप खुद से अपने डिसीजन ले सको। खुदारा मेच्योर हो जाओ मेरा बेटा, जिंदगी बड़ी जालिम है आगे चल के। सो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ जैसे खरीद होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।